नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े सुविधाएं और कानून की जानकारी देंगे। हर कर्मचारियों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये बुनियादी अधिकार उनके कर्तव्य के समानुपाती होते हैं ताकि कार्यस्थल को आरामदेह और कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाए। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारियों की आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होते हैं। साथ में छुट्टियां, समान काम के लिए समान वेतन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसे सुविधाएं भी रहती है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राजेश नारंग। राजेश नारंग जी, आपको सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपको इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 0120612796 0120612796। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश नारंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज तमाम सरकारी कर्मचारियों से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी उनकी सुविधाएं हैं, उससे जुड़े आपसे तमाम सवालात पूछेंगे। पहला सवाल आपसे आज का यही है, हर कर्मचारियों के प्रिविलेज्ड लीव यानी कि पीएल, कैजुअल लीव यानी कि सीएल और सिक लीव यानी कि एसएल, महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव यानी कि एमएल का अधिकार है और इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। इस पर विस्तार से छुट्टियों के अधिकार के बारे में हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमें सुन रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम उन्हीं के लाभ के लिए है। तो जैसे कि हर कर्मचारी जब एक ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसकी एक आशा होती है कि अगर मैं पूरा हफ्ता काम करूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेंगे। यानी जैसे कि संडे ऑफ है आपका, वीकली ऑफ जिसको हम कहते हैं, वो एक छुट्टी होती है जो एक कर्मचारी को मिलती है। उसके बियॉन्ड जब वो कुछ दिन कार्य कर लेता है जी, तो उसको कैजुअल लीव भी मिलनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब वो साल में 240 दिन काम कर लेता है जी, जी, तो उसको, जिसको हम प्रिविलेज लीव या अर्न लीव कहते हैं, वो भी उसके खाते में जुड़ जाती है। तो पहले 240 दिन तक तो आपको सिर्फ कैजुअल लीव ही मिलेगी, आपको उसी के साथ चलना है। यदि आप उससे अधिक लेते हैं तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। ठीक है, ठीक है। और जब आप 240 दिन या एक साल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रिविलेज लीव या अर्न लीव के अधिकारी होते हैं। तो तब आप जिस हिसाब से आपने वो 240 दिन में कार्य किया है, यानी हर 20 दिन पर आपको एक प्रिविलेज लीव जुड़ती है। तो यदि आपने साल में 240 दिन काम कर लिया तो आपको 12 छुट्टियां जुड़ गई। ठीक है, ठीक है। राजेश जी, हमारे यहाँ पर दर्शक भी कॉल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। रेखा जी ने हमें कॉल किया है, उनके सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ उनकी सवाल है, क्या कुछ उनकी परेशानी है, उसके बाद हम आपसे जवाब लेंगे उनके परेशानियों के और साथ ही साथ सवाल पर भी अपने आएंगे। रेखा जी, बताइए क्या कुछ आपके सवाल है। सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा नाम रेखा है और मैं आंगनवाड़ी में हूँ जी। और आंगनवाड़ी में काम करते हुए मैं 2005 में लगी थी और तब से अब तक मुझे 17 साल हो चुके हैं जी। तो हमारी जो तनख्वाह है वो है बहुत कम जी। और साथ में मतलब यूटी के आधार पे, मतलब आप बोलो दिल्ली में अलग है तनख्वाह, क्या बोलते पंजाब में अलग है, मतलब हर जगह पे अलग अलग है। तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है हम लेडीज के लिए, और हमसे काम सारा लिया जाता है A to Z। आप बोलेंगे ना, अगर इलेक्शन पोलिंग में हमको बिठाया जाएगा तो हम लोगों को वहां पर ड्यूटी लगवा देंगे। कोई कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी कल से आपदा आ जाए तो तब हमको आगे कर देंगे। मतलब कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जब भी कोई काम आएगा तो हम लोगों को आगे किया जाएगा।
लेकिन जब सैलरी की बात आएगी तो सैलरी के नाम पे हमें दिया जाता है ऑनरेरियम, मतलब सैलरी नहीं है, हमें मिलती है रिस्पेक्ट, लेकिन रिस्पेक्ट भी एक तरीके की होती है ना। इस समय हमारी यहाँ पर है 5100, लेकिन रेखा जी, रेखा जी ठीक है, आपका सवाल क्या है? आप एक बार सवाल क्लियर बता दीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब राजेश जी देंगे। जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे बोलते हैं कि क्या बोलते यूटी में अलग से मतलब तनख्वाह होती है, तो हमारी दिल्ली जो है वो भी यूटी है, तो उसके साथ हमारा इक्वल नहीं हो सकता? मतलब उन लोगों की ज्यादा है ना, दिल्ली वालों की 10-12 के अराउंड है। जी राजेश जी बताइए, क्या कुछ किया जा सकता है? ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि हम लोग सब परिचित हैं उनसे, जैसे कि मैडम ने भी कहा कि उनको यूपी के हिसाब से 5100 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मैं उनकी सहूलियत के लिए और उनकी मदद के लिए बताना चाहूंगा कि जहां पे आप निवासी हैं वहीं के निवासियों को ही आंगनवाड़ी के कार्य के लिए रखा जाता है। यदि दिल्ली से कोई व्यक्ति जाकर यूपी में किसी भी स्थान पे आंगनवाड़ी का कार्य करेगा तो वो उसको नहीं पड़ता खाएगा। तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसके आसपास के सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही ये ऑनरेरियम फिक्स किया जाता है। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो भी वहाँ के कार्यकारिणी हैं आप उनको एक आवेदन दे सकते हैं सामूहिक रूप से। आप सब लोग एकत्र होकर उनको एक आवेदन दें कि जी जो ये ऑनरेरियम हमें आप 5100 रुपए का दे रहे हैं, इनमें हम अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके वेतन नहीं है, ये ऑनरेरियम है। जो भी समाज सेवा का कार्य है, जैसे आपने कहा कि अगर कोविड होता है तो हमें वहां लगा देते हैं, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो प्रावधान बनाया गया है ये समाज सेवा के लिए है। और समाज सेवा भी यानी कि मान लीजिए हम एक गांव को लेते हैं, गांव के जो भी व्यक्ति हैं जो भी उसमें अपने आप पहल करते हैं कि हाँ हम समाज सेवा करना चाहते हैं, ये उन लोगों को जो आगे आते हैं ये उनको प्रोत्साहन राशि एक दी जाती है, या आप उसको ऑनरेरियम कह लें। तो ये इस प्रकार से चलता है। यदि आप काम में सक्षम हैं तो आप निजी संस्थानों में या सरकारी अन्य जो नौकरियां निकलती हैं उनके लिए आप आवेदन करें। ठीक है। और अपनी शिक्षा को भी बढ़ाएं। ठीक है। क्योंकि यदि आप अपनी शिक्षा बढ़ाएंगे तो उसके अनुकूल आपको जो भी नियुक्तियां उपलब्ध रहेंगी आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो ये आंगनवाड़ी में किया गया कार्य है ये आपके बतौर एक्सपीरियंस वहाँ काम आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, बलदेव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी बताइए क्या कुछ आपकी समस्या है? मैडम जी मुझे नारायण साहब से ना ग्रेच्युटी के बारे में पूछना है जी। ग्रेच्युटी ऑफ बैंकर्स। ठीक है। क्या है कि सभी को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक 2006 से बेनिफिट दिया गया, बैंकर्स को नहीं दिया गया। हमारा केस पेंडिंग है, उसका स्टेटस बता सकते हैं क्या? राजेश जी सवाल आपने सुना, क्या कुछ इस पर बताइए? जी ऐसा है, ग्रेच्युटी का जो हमारा कानून है, कानून तो एक ही है, परंतु ये है कि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हम आ जाते हैं तो उसके कुछ नियम व शर्तें अलग रहती हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो हमारे श्रोता हैं वो स्पष्ट रूप से अपना प्रश्न आगे रखें कि वे क्या जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी विशेष बैंक से मान लीजिए आरबीआई से अप्रूवल नहीं आया है या उनके अपने बैंक से वो चीज अभी अप्रूव नहीं हुई है तो उसकी जानकारी तो उनका बैंक आरटीआई के माध्यम से वो प्राप्त करें। ठीक है, ठीक है। राजेश जी इससे पहले हमने आपसे सवाल पूछा था चिट्ठियों के अधिकार के बारे में, लेकिन अब काम के बारे में पूछूंगी मैं आपसे सवाल कि आखिर समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार क्या है? जी हमारा एक एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई भी समान कार्य है, हम कहते हैं कि हेल्पर का या एक कुशल कार्य लेते हैं कि जी फिटर का, तो यदि उनकी शैक्षिक योग्यताएं
और उनका एक्सपीरियंस बराबर है तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके का कोई भेदभाव होता है तो व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वो अपने निकट के श्रम कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन याचिका दे सकते हैं, जिस पर पूरी सुनवाई होगी। बिल्कुल। इसके अलावा राजेश जी, अगर ग्रेजुटी की बात की जाए तो ग्रेजुटी का अधिकार उसी कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी हो। आखिर ग्रेजुटी के क्या नियम होते हैं, इस पर क्या कुछ नियम है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हर इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ सर्विस कर देता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, हम सब हैं, तो ये एक उम्मीद होती है कि अगर मैं एंड में जो मेरा अंत समय आएगा तो मुझे एकजुट पैसा कुछ मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से डेफर्ड वेज है। तो ये डेफर्ड वेज हमें, जब हम रिटायर होते हैं, हमारी सेवाएं समाप्त की जाती हैं या हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये देय होता है। ठीक है। हाँ, अगर अकाल मृत्यु होती है तो जो आप 5 साल का ये नियम है, ये लागू नहीं होता, ये 1 साल के बाद ही इंसान को मिलती है। ठीक है। परंतु ये है कि जैसे मापदंड हम और नियमों और श्रम कानूनों में भी देखते हैं कि भाई 10 से ऊपर व्यक्ति होने चाहिए तो ग्रेच्युटी एक्ट लागू होगा। तो मैम, सबसे पहला तो यही है कि 10 से ऊपर व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। फिर ये है 5 साल की आपकी सेवा होनी चाहिए जी, जिसमें ये है कि आपको हर साल 240 दिन न्यूनतम कार्य करना है अगर आपको उस साल की ग्रेच्युटी लेनी है। ठीक, वरना उतनी माइनस हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा राजेश जी, अगर प्रोविडेंट फंड की बात की जाए तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारियों को उपलब्ध है। इसके बारे में क्या कुछ बताइए, आप इसकी जानकारी दीजिए। मैम, ऐसा है कि अगर हम प्रोविडेंट फंड का लेके चलें तो सबसे पहला प्रावधान ये है कि आपको 10 साल सेवा करनी है। ठीक है। 10 साल आपके पैसे जुड़ेंगे, तब वो प्रोविडेंट फंड से फैमिली पेंशन फंड में ट्रांसफर होते हैं। फिर उसके बाद इनका प्रावधान ये है कि 1994-95 से पहले कि ये सिर्फ 450 रुपया मैक्सिमम जोड़ते हैं। उसके बाद इनका फॉर्मूला ये है, जो भी आपकी बेसिक तनख्वाह है उसको ये भाग गुना करते हैं जितनी भी आपकी सेवा है और उसको डिवाइड करते हैं 70 से। ठीक है। तो जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है वो आपकी पेंशन बनती है। अभी जो आप मैक्सिमम पेंशन, अगर आप 21 साल या 22 साल की भी सर्विस मान के चल लो, तो वो 4,500 रुपए के आसपास बन रही है, 4,400, 4,500, जो कि मैं मानता हूँ बहुत कम है, क्योंकि ये मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए और आई थिंक मापदंड को भी, पीएफ को एक बार दोबारा इसका अवलोकन करना चाहिए। ठीक है। हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या मिसकैरेज की स्थिति से बीमा का लाभ मिलेगा। ऐसे में इस पर विस्तार से बताइए। एम्प्लॉय कंपनसेशन, जो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसकी घटना इसीलिए की गई थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो कार्य करते कभी उनको चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाते हैं, तो एक तो उनको बीमारी का जो इलाज है वो मुफ्त हो जाए, यदि उनको किसी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है वो उनको मिल जाए, फिर यदि उनको कहीं पे चोट लगता है और वो अपंग हो जाते हैं तो उनको अपंगता का जो बीमा के रहत राशि है वो दे दी जाए, और दूसरा उनको जी 2 दिन पहले छोड़कर, जैसे मान लीजिए वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 2 दिन पहले दिन छोड़कर जिसके लिए न्योता यानी जो आपके इंश्योरर हैं, आपके एम्प्लॉयर हैं, वो पे करते हैं, बाकी ये 178 दिन की एट द रेट ऑफ 60% आपके जो भी वेजेस रहते हैं उसका ESI आपको पे करता है। ठीक है। राजेश जी, यहाँ पर हमारे दर्शक जुड़े हैं। जगदीश जी जुड़ चुके हैं चंबल से। जगदीश जी, बताइए क्या कुछ आपकी समस्या है? रिश्वत लेने का हक है। जगदीश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बताएं।
क्या कुछ आपकी समस्या है, क्या कुछ आपके सवाल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का रिश्वत लेने का कानूनी हक है क्या? राजेश जी जवाब दीजिए। ऐसा है भाई साहब, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा बताएंगे तो फिर चर्चा को और आगे बढ़िया तरीके से हम ले सकते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी में जो भी व्यक्ति जाता है तो उससे पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो एक सेवा भाव से जा रहा है और वेतन जो भी सरकार उसको दी वो उसमें अपना निवारण करेगा, अपने बच्चों का भी भरण पोषण करेगा। आज हम देखते हैं कि कल की न्यूज में आया है कि जो हमारे 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने टैक्स बेनिफिट को कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम अपना एलटीसी भी नहीं लेंगे। तो ये आई थिंक मोर और लेस व्यक्तिगत सिद्धांतों पे आजकल लोग चल रहे हैं। इस पे डेफिनेटली अगर भाई साहब ने पॉइंट उठाया है तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, हम सबको इस पे चिंतन करना चाहिए और आई थिंक अगर एक एक व्यक्ति भी इसमें आगे जुड़ता जाएगा तो धीरे धीरे करके जब ये सब लोग समझने लगेंगे तो इस और कार्य होगा। ठीक है राजेश जी, आगे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हर महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैम 26 हफ्ते की लीव का अधिकार है, परंतु पहले 2 बच्चों के लिए। अच्छा। उसके बाद यदि आपके अन्य बच्चे होते हैं तो उसमें वही 12 हफ्ते ही आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर ये है कि 80 दिन का कार्य आपने किया होना चाहिए। अगर आपने 18 डेज मिनिमम नहीं काम किया तो फिर आप एंटाइटल्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार कैसे दिया जाता है? मैम इसमें सबसे पहली चीज ये है कि तो हमारी जो न्यायालय है उन्होंने आदेश पारित किया, विशाखा जजमेंट है, जिसके तहत हर कंपनी जहां पे भी महिलाएं काम करती हैं एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना अनिवार्य है, जिसकी मुखिया आमतौर पे एक स्त्री ही होती है। उसमें कर्मचारियों का और मैनेजमेंट के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और एक इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि एनजीओ या बाहर से भी लिया जाता है जी। उसके बाद कोई भी प्रकार की जो शिकायत रहती है वो मैनेजमेंट उनको मार्क करती है, फिर वो उसकी सुनवाई करते हैं, दोनों पक्षों को सुना जाता है। यदि मामला सेटलमेंट की ओर जाता है तो वो अपोलोजाइज अनकंडीशनल अपोलॉजी देते हैं और जो शिकायत करता है यदि वो अपनी परिधि में उनको क्षमा करना चाहें तो वो क्षमा कर सकती है। और अगर वो क्षमा नहीं करती हैं या किसी प्रकार का कारण नहीं होता तो फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ती है, गवाही होती है। उसके बाद जब आईसीसी अपने निर्णय पे पहुंचती है तो वो निर्णय सूचित करती है। ठीक है, तमाम सवाल उस हिसाब से व्यक्ति के आगे कार्रवाई होती है। ठीक है, तमाम सवाल किए गए राजेश जी। हमारे अलावा इसके अलावा कई सवाल ये भी होते हैं, जैसे कि छुट्टी की बात कर ली हमने और ग्रेजुइटी की बात कर ली, लेकिन समय सीमा जो सबसे मूल्य सवाल आता है, ऐसे में काम के निश्चित घंटे का अधिकार क्या कुछ है? हमारे भारतवर्ष में अगर हम अपने गांव में जाएं तो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे लोग सो जाते हैं वहां पे जी। तो यही हम शहरों में आते हैं तो हमारा जो दिन है वो शुरू होता है किसी जहाँ फैक्ट्रीज हैं वहां पे शिफ्ट चल रही हैं, वहाँ 24 घंटे काम हो रहा है। जहाँ पे दुकानें हैं वहां पे 7 या 8 घंटे मिनिमम काम हो रहा है। तो हमारे जो समय सीमा है वो 8 घंटे की प्रतिदिन है या 48 घंटे हफ्ते में। ठीक है, इसके अलावा राजेश जी, कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय हैं तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट यानी कि 1947 में उल्लिखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इसको लेकर कुछ बताइए, क्या कुछ इस पर जानकारी है? जी मैम, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसा कि आपने कहा कि जो सेवा में लगे हैं, अब जैसे दवाइयों की कंपनी है या कोई हॉस्पिटल हैं या इस प्रकार की जो भी सेवाएं हैं जो रुकने से हमारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा
तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आती है। उस केस में उनको नोटिस देना होता है 21 दिन का और अनुमति लेनी होती है। ठीक है। तो अनुमति अगर उनको प्रदान, वैसे जनरल तौर पे इन केसेस में अनुमति प्रदान नहीं होती है। बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जो मैंने देखा है कि अनुमति मिलती है, उनको ये कहा जाता है कि आप इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। फिर क्या होता है, कंसिलिएशन में मैटर को तुरंत रेफर कर दिया जाता है, वहां कंसिलिएशन शुरू हो जाती है, तो फिर आप स्ट्राइक पे वैसे ही नहीं जा सकते। ठीक है। तो तमाम सवाल आज किए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमारे साथ जुड़ के आपने तमाम जानकारी दी, बहुत ज़रूरी जानकारी दी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो काम करता है, काम तो करना शुरू कर देता है, हालांकि उन्हें मालूम भी होता है कि उन्हें बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो हक होते हैं, उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको उस जानकारी को बताने की कोशिश की। राजेश जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारी विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से राजेश जी। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।